कि ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है वो कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कॉजेस हमने पढ़ लिए होंगे, उसके बाद इफेक्ट्स के ऊपर हम बात कर चुके होंगे, गालिबन कर लिए हैं। ऑल राइट, सो सॉल्यूशंस के ऊपर अभी हमने बात नहीं की है, सही है जी। सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस टू द ग्लोबल वार्मिंग हमने नहीं पढ़ा। ऑल राइट जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। ओबी 33 फॉर द कंफर्मेशन। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं दोनों बैचेस को ब्रिज करना है मैंने। ओबी 26 जो है, आपके साथ जो मेरी क्लास हुई उसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? एयर पोल्यूशन हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब मैं ओबी 26 से मुखातिब हूं, ओबी 26 से मुखातिब। नहीं पढ़ा तो फिर आपके साथ कहाँ क्लास हुई है मेरी? फिर आपके साथ कहाँ क्लास हुई है मेरी? ओह माय गॉड, अच्छा ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो फ्री क्लास होती है नोआ के प्लेटफॉर्म से, वो क्लास तो नहीं आप जो है वो इंक्लूड? अच्छा 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 जी। देखें जी, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता ना, फ्री में तो सिलेबस वलेबस बताया जाता है, फ्री में तो बस ऐसे ही बात की जाती है। ऑल राइट जी, थैंक यू। बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं ली तो वो सब्र रखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उसमें हमने सिर्फ सिलेबस वगैरह के ऊपर बात की होगी या रीडिंग मटेरियल्स के ऊपर मैंने बात की होगी। तो वो आप अपने क्लासमेट्स से पूछ लीजिएगा कि मैंने रीडिंग मटेरियल का क्या बताया है, और साथ में जो सिलेबस है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं। और ना भी अगर सिलेबस आप देख सकें तो ऑब्वियसली हमने टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ओबी 26 0 पे है और ओबी 20 जी वानिया, शायद वो कंपोनेंट्स नहीं थे, मुझे समझ आ गई। आप जो है वो जो फ्री क्लास का कह रहे हैं ना, वो जरा डिफरेंट ही सिनेरियो होता है। तो खैर 0 पे है ओबी 26 और ओबी 33 जो है उसके साथ 2 क्लासेस रेगुलर हो चुकी हैं। सो आज ब्रिज करना है हमने, तो कैसे ब्रिज करें, कहां से कहानी को शुरू करें? क्या ख्याल है वैसे आज हम अगर बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ निकल जाएं तो अच्छा होगा क्या? ओबी 26 बायोलॉजिकल साइंसेस से शुरू कर ले, जीएस से। ऑल राइट जी, वेल 2 जो टॉपिक्स हैं आपके उसके ऊपर अलग हमारी क्लास होगी, ठीक है, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या अच्छा लगेगा, 7 बच्चे जो अब हिसाब किताब है उसी हिसाब किताब से क्लास चलाते हैं। तो चलें जी, बायोलॉजिकल साइंसेस को शुरू कर लेते हैं, और आज हम बायोलॉजिकल साइंसेस को ही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा जनाब उसमें हमारे लिए क्या कुछ सरप्राइजेस जो हैं मौजूद हैं। भाई तो भी कोई सरप्राइज है सच है तो नहीं, बहुत आसान सी चीजें जो हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में हमने पढ़नी होती हैं। ओबी 33 आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो ऑब्वियसली मैंने आपको कराने हैं, सो उसके लिए परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है, ठीक है। ऑल राइट जी, सो दैट कि मैं एक कॉमन टॉपिक लेके आ सकूं। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश आपकी, मेहरबानी आपकी। चलें जनाब, बायोलॉजिकल साइंसेस से कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसे है ये स्टूडेंट्स कि बायोलॉजिकल साइंसेस को लेके जी मेरी इल्तमास रहेगी, थोड़ा सा अगर मैं क्लास में लैग करूं तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं 11:30 बजे से क्लासेस ले रहा हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहे, बट अगर कहीं पे मेरी आवाज में डिप आए तो मुझे ज्यादा तंग नहीं करना, आपने समझ आ मेरी बात की? अच्छा, ऐसे है कि बायोलॉजिकल साइंसेस में ऐसे तमाम बच्चे जिनका बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ कोई वास्ता कभी नहीं रहा, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी
कि आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जो चीजें मौजूद हैं बड़ी सादा सी और आसान सी चीजें मौजूद हैं, हमने वो पढ़नी है, ठीक है। जहां तक कॉन्सेप्ट्स का ताल्लुक है तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाने के लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा, और जहां तक चीजों को याद करने का मामला है, चीजों को मेमोराइज करने का काम है, तो वो आप लोगों ने खुद करना है, वो मैं आपकी जगह पे नहीं कर सकता, ठीक है जनाब। तो लिहाजा मेमोराइज आपने चीजें करनी है। और जिन लोगों का बायोलॉजिकल साइंसेस का बैकग्राउंड है उनकी, मुझे बिलाल बच्चे मैं ये बात कर चुका हूं नमाज की, आप बार बार चैट बॉक्स में ना आए, नमाज वाला मामला एड्रेस हो चुका है कि 7 बजे ब्रेक होगी, सारा पाकिस्तान ताकि नमाज अदा कर सके, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिनका बैकग्राउंड है बायोलॉजिकल साइंसेस का, उनकी वैसे मुझे इतनी खास परवाह तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको तो आपका परेशान होना बनता नहीं है, और आपके इल्म की मुझे हरगिज़ जरूरत नहीं है। अपना इल्म जो है वो संभाल के रखना है, मेरे ऊपर निछावर करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। तो जनाब बायोलॉजिकल साइंसेस को हम शुरू कर रहे हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम अपनी बात से शुरू करेंगे। आज हमारे सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट मौजूद है, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ सिस्टम्स को पढ़ना होता है, जिन सिस्टम्स की बुनियाद पे हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी वर्किंग की वजह से। तो टू स्टार्ट विद आज एक आसान सा सिस्टम जो है वहां से मैं कहानी को शुरू कर रहा हूं, एंड दैट आसान सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। कहां से कहानी शुरू कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस से हम अपनी बात को शुरू करने जा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स, क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे डायरेक्टली बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूं कि इंसान के अंदर यानी हमारे अंदर जो फूड प्रोसेसिंग है उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं लिख देता हूं कि वी आर हैविंग स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द ह्यूमंस। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो फूड प्रोसेसिंग की 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। कितनी स्टेजेस देखने को मिलती हैं जनाब? 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। उन 4 स्टेजेस में से जो पहली स्टेज है दैट इज द इंजेशन। अब इंजेशन बहुत आसान सी चीज है भाई। इंजेशन को अगर हम देखें तो इंजेशन इज ऑल अबाउट द इनटेक ऑफ फूड। भाई सबसे पहले तो हमें कोई चीज खाने की जरूरत है। It is all about, you can say कि जनाब it is an act of eating। हमें सबसे पहले कोई चीज खाने की जरूरत है। This is the stage number 1। भाई जो चीज हमने खा ली है, खाने के बाद जो है जो दूसरी स्टेज हमें देखने को मिलती है that is named as the digestion। That is the digestion। और डाइजेशन को अगर हम देखें तो डाइजेशन जो है इट इज ऑल अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ फूड से खाना खाया है तो इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन। इट इज ऑल अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड विच इज द स्टेज नंबर 2। अब खाना सिर्फ खा लेने से, खाने की ब्रेकडाउन कर लेने से मकसद पूरा नहीं होता। मकसद कब पूरा होगा? जब स्टेज नंबर 3 जो है वो भी होगी। एंड व्हाट इज दैट स्टेज नंबर 3? भाई स्टेज नंबर 3 को देखें तो इट इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड व्हिच इज एब्जॉर्प्शन। अच्छा जनाब, जो फूड जिसकी ब्रेकडाउन हुई है, ब्रेकडाउन होने के बाद उस डाइजेस्टेड
फूड ने हमारे ब्लड के अंदर जो है एब्जॉर्ब होना होता है, तब जाके हमें एनर्जी हासिल होगी, तब जाके हम अपनी रूटीन लाइफ जो है, डेली एक्टिविटीज जो है वो कर पाएंगे, तब जाके जो है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस जो है वो मुमकिन हो पाएगी। सो एब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, अच्छा खून के अंदर फूड का एब्जॉर्ब होना, दिस इज द स्टेज नंबर 3। भाई जरूरी नहीं है जो डाइजेस्टेड पार्ट है जिसकी ब्रेकडाउन हुई है वो तो ब्लड के अंदर जाके शामिल हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम फूड का पार्ट जो कि अनडाइजेस्टेड रहेगा, जो अब वेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। उस वेस्ट ने बॉडी के अंदर से बाहर निकलना है, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेज इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। अच्छा जनाब, एक्सक्रीशन की स्टेज है। Excretion is what? Excretion is all about the removal of waste from the body. अच्छा बॉडी से वेस्ट जो है उसने रिमूव होना है, उसने बाहर निकलना है। सो ऑल इन ऑल अगर देखें तो हमारे अंदर जो फूड प्रोसेसिंग है उसके अंदर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? इंजेशन, इन एक्ट ऑफ ईटिंग। नंबर 2 ब्रेकडाउन ऑफ फूड, डाइजेशन। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। और नंबर 4 पे क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। 4 स्टेजेस हो गई। अब हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ पार्टिसिपेंट्स वी सी हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ पे जिसके ऊपर हमने बात करनी होती है, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। और हमें पता है कि जनाब हमारी बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन को देखने के लिए वी आर हैविंग अ सिस्टम अवेलेबल, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बड़ी सादा सी बात है, बड़ी सादा सी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बड़ी सादा सी बात हम अर्ज करते हैं कि जनाब डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट सिस्टम व्हिच इज मेनली responsible for the breakdown of food, बल्कि यूं कहना और ज्यादा मुनासिब होगा, the system which is responsible for the breakdown of larger food particles की breakdown, larger food particles, breakdown of larger food particles into the smaller लिखें वो भी सही है, सिंपलर लिखें वो भी सही है, एंड एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स। ओके, बड़ी सादा सी डेफिनेशन हमें देखने को मिली। कैसा जनाब? वो सिस्टम जिसका मेन काम जो है वो लार्जर फूड पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन करना। क्या कहा? लार्जर फूड पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन करने वाला जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा क्या मतलब जी ये लार्जर फूड पार्टिकल्स ये कौन से होते हैं, ये किस भला का नाम है? और भाई लाजमी बात है जो चीज आपने खाई है, जो आपने लंच किया है, उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद रहे होंगे। तो शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लार्जर फूड पार्टिकल है। जो फूड हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर वी फाइंड द प्रोटीन्स, लार्जर फूड पार्टिकल है। वी फाइंड लिपिड्स या फैट जो है बेसिकली लार्जर फूड पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा जनाब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ऐसा निजाम है जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, किसकी? प्रोटीन्स की, किसकी? लिपिड्स या फैट्स की। भाई किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रही है? हमने लिखा हुआ है स्मॉलर फूड पार्टिकल्स या सिंपलर फूड पार्टिकल्स, एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स। भाई इनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो वी फाइंड व्हाट कि जनाब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको अगर हम तोड़ें, इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज नन अदर देन दी ग्लूकोज।
Okay, conversion of carbohydrates into glucose, ये करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। भाई ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, प्रोटीन्स की जो एग्रीगेट्स हैं, स्मॉलर फॉर्म है, दैट इज नन अदर देन द अमीनो एसिड्स। भाई सिर्फ यही नहीं, फैट्स को देखें, लिपिड्स को देखें तो उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज नन अदर देन द फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। तो इसका मतलब तो बड़ा सादा सा है कि अच्छा जनाब, डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट सिस्टम व्हिच इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, फॉर द कन्वर्जन of fats into the fatty acids. This particular system is called as the digestive system. सादा सी बात, क्या फूड की ब्रेकडाउन करना, लार्जर फूड पार्टिकल्स जो हैं उनको कन्वर्ट कर देना इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म्स, इनटू देयर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, दैट सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी सी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो भी फाइंड, देखें हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, और उनका हर एक पार्ट जो है, हर एक कंपोनेंट जो है वो अपने हिस्से का काम करता हुआ हमें दिखाई देता है। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो भाई इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। आपसे गुजारिश है, इल्तमास है कि जनाब आप इस डेफिनेशन के बाद एक छोटी सी हेडिंग बना लें, और हेडिंग आप बनाएंगे द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से। किस नाम से जनाब? कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से एक छोटी सी हेडिंग बना लें। बल्कि मैं ऐसे करता हूं, इन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस वी सी, अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने की कोशिश करें, उसको उसके ऊपर जरा सा हल्की सी नजर दौड़ाने की कोशिश करें तो वी फाइंड कि अच्छा जनाब, हमारा जो निजाम में इन्हिजाम है, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कुछ इस तरीके से हमारे अंदर हमें मौजूद मिलता है, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं, लाइक दिस। इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं, लाइक दिस। इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा लाइन को और खींच लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। इसके अंदर हल्की सी मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। इसके अंदर हल्की सी मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं, लाइक दिस। अच्छा, अब हमारी हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
कंपोजिशंस क्या है, कंपोनेंट्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो वी फाइंड कि अच्छा जनाब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल एक निजाम है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ऑल इन ऑल अभी तक के लिए सिर्फ इतना कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो वी फाइंड कि अच्छा जनाब सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारे पास दैट इज नन अदर देन दी ओरल कैविटी। आप ओरल कैविटी लिखें वो भी सही है, आप बकल कैविटी लिखें वो भी सही है, आप अगर माउथ लिखना चाहें तो वो भी सही है, बात एक ही है। एक बात हो गई। नंबर 2 पे अगर देखें तो वी आर हैविंग हियर एज़ोफेगस। एज़ोफेगस लिखें वो भी सही है, ओज़ोफेगस लिखना है वो भी सही है, कंपोनेंट नंबर 2 मौजूद है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे देखें तो वी आर हैविंग द स्टमक, लाइक दिस, 3 कंपोनेंट्स हो गए। नंबर 4 पे अगर हम देखें तो वी आर हैविंग द स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है। 5वें नंबर पे अगर हम देखें तो वी आर हैविंग द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा जनाब लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद है।